वेलकम डियर स्टूडेंट, SPM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं ऐसे आशा करता हूं कि आप घर पर व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके अलावा आप अपना ख्याल और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसके अलावा मुझे इतना विश्वास है कि आप घर पर बैठे किताब से पढ़ रहे होंगे, जो समझाया जा रहा है उसको समझ रहे होंगे और वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। इसके अलावा जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप कर रहे हैं। होमवर्क रूप में मैं आपको लिखाता हूँ जो आप लिख रहे होंगे। मुख्य रूप से अपना उद्देश्य लिखना और याद होना चाहिए, तो ये ज़रूर करें। बाकी आराम से और व्यवस्थित रूप से पढ़ें। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें और आराम से ठंडे दिमाग से देखें। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको जो तथ्य बताए जाते हैं वो भी याद रखने चाहिए और याद रखना है। खैर, अपना अज्ञात सब्जेक्ट की बात करते हैं। अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा उसकी भी बात करेंगे। पार्ट 6 हमारा चल रहा था। पिछले वीडियो में छठे पार्ट की शुरुआत की थी और हमने शुरुआत के दौर में ये समझा था कि किस प्रकार औद्योगिकीकरण की वजह जो इंग्लैंड में थी वो भारत थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि भारतीय जो कपड़ा है जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा पूरे विश्व में फैला हुआ था, उसकी वजह क्या थी। हमने देखा था कि भारतीय जो कपड़ा है वो एक बारीकी रूप में विशेषकर उसका नाम आया था। हमने उसका देखी थी और गुणवत्ता भी देखी थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय कपड़ा था उस पर जो डिज़ाइनें होती थी, उस पर जो बारीकी कारीगरी होती थी वो किस प्रकार की होती थी, तो वो बात करेंगे। तो शब्दों में इतिहास छिपा है, हेडिंग है हमारी। शब्दों में इतिहास छिपा हुआ है या है। सिंपल सी एक लाइन आपके सामने लिखी है, शब्दों में इतिहास छिपा हुआ है। मतलब क्या हुआ? दरअसल जो इतिहास है वो काफ़ी शब्दों से बाहर निकलता है। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हमको शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है कि इतिहास में ऐसे काफ़ी शब्द हुए, उनको पढ़ने के बाद में हम इतिहास की उन प्रमुख बातों को हम जान सकते हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। मेरे कहने का मतलब सीधा सही है कि आज जो आपको इतिहास के बारे में पता लग रहा है या मैं जो आपको इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, किस माध्यम से बता रहा हूँ। मेरे पास शब्द हैं आपके सुनने के लिए, किताबों में भी शब्द हैं, अर्थात शब्दों में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इतिहास के बारे में देख सकते हैं। खैर, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझेंगे और हमको पढ़ना है कि जो यूरोपीय व्यापारियों ने भारत से जो भी बारीक सूती कपड़ा यहाँ से आयात किया विशेषकर, और इस आयातित कपड़े को उन्होंने इराक के जो मासूल जो शहर है वहाँ पर वो देखते थे, अरब के इन व्यापारियों के पास में। बात क्या समझना है आपको कि दरअसल जो यूरोपीय व्यापारी हैं यहाँ या जो व्यापारी हैं उन्होंने भारतीय कपड़े के बारे में कहाँ से सुना, कहाँ देखा, कैसे पता लगा कि भारतीय कपड़ा इतना बारीक और सुंदर ढंग से बनाया गया है, उसकी गुणवत्ता बढ़िया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कपड़ा है वो इराक के जो उस समय मासूल शहर है वहाँ उन्होंने जो अरब व्यापारी हैं उनसे देखा। तो एक बात लिखेंगे कि लिखना है आपको, यूरोप के व्यापारियों ने सबसे पहले भारतीय कपड़ा भारतीय सूती कपड़ा इराक के मासूल शहर में
शहर में अरब व्यापारियों के पास में देखा। अरब व्यापारियों के पास देखा। मेरे हिसाब से ये लाइन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो यूरोपीय देश हैं, जो भी व्यापारी लोग हैं, भारतीय कपड़ा की जो उन्होंने गुणवत्ता व बारीकीपन या बारीक कारीगरी देखी, ये उन्होंने इराक के जो मासूल शहर हैं, वहाँ के जो अरब व्यापारी थे, उनसे देखा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि उन्होंने इस आधार पर इस कपड़े को, जो बारीक बुना हुआ कपड़ा था, उन्होंने सभी कपड़ों को उस समय मसलिन या मलमल कहने लगे। बात समझ रहे होंगे। ये जो बारीक कपड़ा है, जिसने यूरोपीय व्यापारियों ने देखा है उस कपड़े को, दरअसल उन कपड़े को जो बारीक बुने किया हुआ है, इस कपड़े को उन्होंने मसलिन का है या मलमल का है। तो लिखना है इस आधार पर या लिखेंगे बारीक आधार पर इस कपड़े को मसलिन या मलमल कहा गया। बात समझ में आ रही होगी। कपड़े की जो बारीकपन देखी उन्होंने बुनकरों के द्वारा जो बनाई हुई, उस आधार पर इस कपड़े को उन्होंने मसलिन या मलमल कहा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये बात आपको याद भी रखनी है। इसके अलावा उन्होंने जब से इस कपड़े को देखा तो उसका प्रचलन भी खूब हुआ है। और जब मसालों के व्यापार करने के लिए जब पुर्तगाली भारत के अंदर आए और उन्होंने भी दक्षिण पश्चिम भारत के अंदर जो केरल तट है, वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के कपड़े को देखा, तो ये भी बड़ी बात है। और उन्होंने वहाँ पर डेरा भी डाला, कालीकट में डेरा डाल दिया पुर्तगालियों ने। और यहाँ से वो मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए अपने देश बेचने के लिए। और कालीकट से निकले शब्द को वो कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगे। देखो, कपड़े के नाम बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे? देखो, टॉपिक का नाम क्या है? शब्दों से, शब्दों में इतिहास छुपा हुआ है। कपड़े को जो मलमल कहा गया है, जो मसलिन शब्द कहा हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा क्यों कहा गया, किसने कहा है। अब यहाँ पर जो कपड़े को है, सूती वस्त्र कपड़े को, वो कैलिको भी कहा गया है। तो किस प्रकार कहा गया है, ये बात आप लिखना है आपको। पुर्तगाली या पुर्तगालियों ने अपना डेरा कालीकट, केरल तट पर आया हुआ है, कालीकट में डाला और यहाँ से मसालों के साथ सूती वस्त्र कपड़ा भी लेकर गए। कालीकट से संबंधित या कालीकट से इस कालीकट से ध्यान रखना है आपको कि एक शब्द निकला कैलिको। तो कालीकट से
निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। तो कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे, जो सूती वस्त्र के लिए प्रयुक्त होता था। जो सूती वस्त्र के लिए या सूती कपड़ा लेकर गए, सूती वस्त्र के लिए प्रयुक्त होता था। बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि दरअसल जो सूती वस्त्र कपड़े के अलग अलग नाम हमको नज़र आते हैं, जो अलग अलग शब्द आते हैं, उन शब्दों से हमको कुछ बातें समझ में आती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो कपड़े का जो मलमल नाम पड़ा है, मसलिन, वो क्यों पड़ा, किस वजह से, तो हमने जाना कि जो यूरोपीय देश के व्यापारी हैं, उन्होंने सबसे पहला जो सूती वस्त्र है, भारतीय बारीक कपड़ा, वो इन्होंने जो मासूल शहर है इराक़ का, मासूल भी कहते हैं या मौसूल भी कहते हैं, तो आप मौसूल भी लिख सकते हैं। तो जो मौसूल या मासूल शहर है इराक़ का, वहाँ के जो अरब व्यापारी लोग हैं उनसे देखा और इस कपड़े को उसी मौसूल के नाम से उन्होंने मलमल या मसलिन का। इसके अलावा जो पुर्तगाली हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर एंट्री मारी और एंट्री ली, उन्होंने अपना जो डेरा है वो केरल के कालीकट शहर पर डाला और यहाँ से मसालों के साथ में सूती वस्त्र कपड़े खरीद कर लेकर गए अपने देश के अंदर। और कालीकट की होने की वजह से कालीकट शब्द से ये कैलिको बना और इसी सूती वस्त्र के लिए कैलिको शब्द प्रयोग में होता था। तो कैलिको तो हो गया पुर्तगालियों के लिए और मसलिन या मलमल हो गया यूरोपीय देशों के व्यापारियों के नाम से। तो मेरे हिसाब से दो शब्द आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो आगे बात करते हैं हम। ऐसे बहुत सारे शब्द थे, जैसे दो शब्दों की हमने बात की है, कैलिको और मसलिन, जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता की कहानी कहते थे। कपड़ा एक ही है, अलग अलग शब्द थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जब भी किताब देखो तो इसमें चित्र दिया हुआ है कपड़े का, वो देख सकते हो आराम से आप, ठीक है। तो इसके अलावा उस कहते हैं कि एक कंपनी का एक ऑर्डर था, ऑर्डर लिखा हुआ कागज़ का, उस ऑर्डर के अंदर, कागज़ के ऑर्डर के अंदर लगभग बहुत सारे कपड़ों के जो थान होते हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं। कहते हैं कि उन्होंने उस समय ऑर्डर के अंदर लगभग 5,89,000 थान ऑर्डर किए थे कपड़े के। और इसका मतलब ये हुआ कि विशेषकर भारतीय कपड़ा वहाँ उस कपड़े की मांग थी। और दरअसल उस सूती वस्त्र या रेशमी कपड़े के जो अलग अलग किस्म है वो 98 किस्मों का जिक्र किया हुआ है। इस हिसाब से यूरोपीय जो व्यापारी हैं उन्हें वो पीट्स गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा या 1 गज चौड़ा थान होता था। अब आपको क्या समझना है कि जो यूरोपीय देश है वो भारत से कितना, और विशेषकर उदाहरण की बात करें तो एक ऑर्डर के अंदर लगभग 5,89,000 थानों की बात की है। अगर एक थान की बात करें तो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। एक कपड़ा होता था, उस कपड़े की साइज़ है 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। उस ऑर्डर से पता लगता है कि कितनी मांग थी। इसके अलावा सूती और रेशमी कपड़ा है, उसके जो किस्म है उस अलग अलग किस्मों की जिक्र है, जिसमें 98 किस्मों का जिक्र है। ये बात आपको बस ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने आपको बता दी है, तो इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अलग अलग किस्म है उनके अलग अलग नाम थे और उन नामों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था
थोक में एक साथ में, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। मतलब ऐसे सूती वस्त्र जिन पर छापांकन किया हुआ है, उन्हें वे व्यापारी सीट्स, कोसा या खस्सा या बंडाना कहते थे। तो एक बात लिखनी है आपको, जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, कि थोक में जिस कपड़े का ऑर्डर किया जाता या जिन कपड़ों का ऑर्डर किया जाता था, जिन कपड़ों का ऑर्डर किया जाता था, ठीक है। मतलब थोक में, थोक का मतलब समझ गए ना कि एक साथ में, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उनमें छापेदार सूती वस्त्र भी शामिल थे, ये बात आप ध्यान रखनी है। और उन्हें ये व्यापारी लोग क्या कहते थे, सीट्स या कोसा, जिसको खसा भी कहते थे, या बंडाना कहते थे। तो उन्हें व्यापारी लोग सीट्स कोसा या खस्सा या बंडाना कहते थे, ठीक है। सीट्स या सीट्स, यहाँ ज लिखेंगे आप, स और ज, ठीक है। ये हैं सीट्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि बंडाना, कोसा या सीट्स क्या होता है, आप बोलेंगे कि थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर किया जाता था, उसमें जो छापेदार सूती वस्त्र है उनको क्या कहते थे, सीट्स। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो छापेदार सूती वस्त्र है, कपड़ा जिस पर छपाई की हुई है, अलग अलग डिज़ाइन की हुई है, उनको क्या कहते थे, सीट्स कहते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। यहाँ जो हिंदी शब्द से जो ये छींट शब्द निकला है, छींट्स, ये हिंदी शब्द के छींट शब्द से निकला हुआ है। और यहाँ पर छींट का मतलब होता है रंगीन फूल पत्तियाँ वाले छोटे छापे के कपड़े को कहते हैं। तो एक बात लिखेंगे कि हिंदी में ये शब्द छींट शब्द से निकला हुआ है। हिंदी में ये शब्द छींट शब्द से निकला हुआ है, शब्द से निकला हुआ है। जिसका अर्थ फूल पत्तियों से युक्त छोटे छापेदार कपड़े। ठीक है, जो मैंने शब्द लिखा है आपके सामने, छींट्स या कोसा या खस्सा या बंडाना कहते थे। दरअसल ये जो छींट शब्द लिखा है, हिंदी शब्द में छींट बोलते थे इसको, और इसका मतलब होता है कि जो जिसका अर्थ है फूल पत्तियों से युक्त छोटे छापेदार कपड़े, उनको कहते थे छींट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसको आप याद रखेंगे और इसको लिखना भी है, साथ साथ में याद भी कर सकते हो तो याद भी करना है।
एक बात तो ये हो गई। और 1680 के दशक तक इंग्लैंड पर जो आकर्षक फूल पत्तियां हैं वो बारीक रेशे और सूती जो वस्त्र हैं उसके जो कीमतें हैं वो बिल्कुल सस्ती हो गई थी और भारत का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। भारतीय जो कपड़ा है उस कपड़े को ऐसा नहीं कि केवल इंग्लैंड के बड़े लोग पहनते थे, बड़ी बात नहीं है। दरअसल उस समय इंग्लैंड की जो महारानी है वो भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। एक बात आप ये भी लिखेंगे कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान का मतलब होता है कपड़े, वस्त्र या ड्रेस। तो परिधान पहनती थी। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिससे अपन को इतिहास से जुड़ी हुई काफ़ी बातें हमको पता लगती है। जिन बातों की हमने बात की हैं ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगी और आप इसको याद कर सकते हैं। इन कपड़ों में अलग अलग किस्म थी, अलग अलग चटक रंगों का प्रयोग होता था इस कपड़ों के अंदर, अलग अलग प्रकार से इन कपड़ों पर रंगाई होती थी। ये बात आप याद रखेंगे। जब भी किताब आपके पास में हो तो किताब में आप चित्र देख सकते हो किस प्रकार से डिजाइन होती थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो कपड़ों की जो किस्म है उस किस्म के नाम भी अलग अलग होते थे, अलग अलग प्रकार के। जो नाम है उस नाम की जो वजह है कि जिस शहर के अंदर जो कपड़े हैं उस कपड़े की बुनाई होती थी उसी शहर के नाम से कपड़े की किस्म का नाम होता था। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो जैसे कासिम बाज़ार के अंदर है, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, इन जगहों पर आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के कपड़े पाए जाते थे और इन कपड़ों का प्रयोग पूरे विश्व भर में होता था। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बात की है वो कपड़े के बारे में बात की है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए और साथ साथ में इसको लिखते जाइए, बढ़िया राइटिंग में लिखना है और इसे याद करिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पढ़ाई करें और मस्त रहिए। धन्यवाद।